आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको महिला जागरण का उद्देश्य युग की पुकार सुने, स्वयं आगे बढ़ें। लेखिका माता भगवती देवी शर्मा पढ़कर सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं। पृष्ठ 76 से। मानसिक विकास के लिए शिक्षा की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। महिलाओं को उनके हितैषियों को चाहिए कि वे वस्त्र, आभूषण, सौंदर्य, श्रृंगार, सम्मान, विनोद आदि में सबसे अधिक महत्व शिक्षा को दें। विद्या से बढ़कर और कोई संपत्ति नहीं, और कोई संपत्ति नहीं। अशिक्षितों की तुलना पशुओं और अंधों से की जाती है। यह बहुत हद तक सही भी है। बिना पढ़े लोगों का ज्ञान घर गृहस्थी और पास पड़ोसों से मिलने वाली जानकारियां तक ही सीमित रहता है। शिक्षितों को साहित्य के सहारे दुनिया भर के विद्वानों द्वारा दिए गए अति महत्वपूर्ण ज्ञान का लाभ मिलता है। उस ज्ञान की संपत्ति के आधार पर मनुष्य कितना ऊंचा उठ सकता है, इसकी असीम संभावना को केवल शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। अशिक्षित व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता नहीं पा सके। इसलिए उन्हें अपना भविष्य अच्छा बनाने की इच्छा हो, जिन्हें अपना भविष्य अच्छा बनाने की इच्छा हो, उन्हें सुशिक्षित बनने के लिए पूरा प्रयास करना ही चाहिए। साथियों, निरक्षर महिलाएं साक्षर बनने का प्रयत्न करें और साक्षर अपनी ज्ञान क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोगी साहित्य का नियम पूर्वक अध्ययन करें। एकमात्र स्कूली परीक्षाएं पास कर लेने से ही शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। व्यक्ति एवं समाज की जीवन से संबंधित अनेक समस्याओं का स्वरूप और सही समाधान जानना जरूरी है। इसके लिए अनुभवी युग दृष्टाओं के विचारों को समझना आवश्यक है। बेतुके उपन्यास या ऐसे ही दूसरे बेहुदे साहित्य को पढ़ने से ज्ञान संवर्धन का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए ऐसी पुस्तकें चाहिए जो महिला जीवन से संबंधित हर पक्ष की आदर्शवादी किंतु व्यवहारिक शिक्षा दे सकने में समर्थ हो। जो ऊंची स्कूली शिक्षा पा चुके वे भी जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान की दृष्टि से प्रायः पिछड़े हुए ही रहते हैं। इस अभाव की पूर्ति के लिए मिलजुल कर साधन जुटाने का प्रयत्न करना चाहिए। आवश्यक है कि हर जगह ऐसे पुस्तकालयों की स्थापना हो जिनमें महिला समस्या के समाधान प्रस्तुत करने वाला उपयोगी साहित्य पर्याप्त मात्रा में हो, जिससे उस क्षेत्र की ज्ञान की भूख शांत करने का बहाना बनता हो, ज्ञान की भूख शांत करने का साधन बनता रहे। साथियों, यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि जागृत और जीवंत नारी को नवयुग से अति महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व संभालने हैं। जागृत महिला अगले दिनों प्रगति के सभी क्षेत्रों में अपनी समुचित भूमिका प्रस्तुत करने में तत्पर दिखाई देगी। देश की आर्थिक उन्नति में उसका बड़ा चढ़ा योगदान होगा। कुटीर उद्योगों का संचालन प्रायः उसी के हाथ में होगा। पुरुष घर से बाहर संभव हो सकने वाले अपेक्षाकृत अधिक कड़े परिश्रम के काम अपने जिम्मे रखेंगे और गृह व्यवस्था, शिशुपालन के साथ साथ नारी कुटीर उद्योगों को संभाल लेगी। घर में रहते हुए ऐसा कर सकना उसके लिए सरल पड़ेगा। सरकारी समितियां उन्हें कच्चा माल देने और बने माल को खरीद कर बाजार में खपाने का उत्तरदायित्व अपने जिम्मे लेगी तो छोटे बड़े असंख्य गृह उद्योग पनपते हुए दिखाई देंगे। नारी की बेकारी, बेबसूई और गरीबी तो इसी उपाय से दूर हो सकती है और परिवार के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत खुल सकता है। निर्माण की प्रसुप्त प्रतिभा जग पड़ने से उसके अगणित लाभ मिलते दिखाई देंगे। देश की संपन्नता में निश्चित रूप से अभिवृद्धि होगी। राजनीतिक क्षेत्र में इन
दिनों जो आपाधापी चल रही है उसके समाधान का सहज उपाय यह है कि शासन संस्थाओं में नारी को चुनकर भेजा जाए। उनकी जन्मजात सहृदयता एवं उदारता का समावेश जब राजनीति में होगा तो आज की छल दम्भ उसमें से निकल कर ही रहेंगे और राजनीति भी धर्मनीति की तरह ही पवित्र बनकर रहेगी। पुरुष ने चिरकाल से शासन सूत्र संभाला है, अब उसका अनुभव नारी को देने के लिए उसे अपनी पकड़ कुछ ढीली करनी चाहिए। टाउन एरिया, म्यूनिसिपल बोर्ड, जिला परिषद, विधानसभा, लोकसभा आदि में भी उसे स्थान देना चाहिए ताकि इस आशा का उदय हो सके कि सत्ता किसी वर्ग विशेष की बपावती नहीं है। उसके संचालन निर्वाह का उत्तरदायित्व दूसरों को भी उठाने देने वाली उदारता का आरंभ हो गया है। यूं नारी का अपना ही बहुमत है। आबादी की दृष्टि उसकी संख्या आदि से कुछ अधिक ही बढ़ चली है। उसके अपने ठोस वोट हों 50% हैं, उसके अपने ठोस वोट ही 50% है। दूसरे पक्ष के भी कुछ तो वोट कट ही सकते हैं। इस प्रकार यदि वह अपनी पर अड़ जाए तो प्रजातंत्र विधान के अनुसार आदि से अंत तक पूरी शासन सत्ता अपने हाथ में ले सकती है। वैसी तनातनी उत्पन्न न होने पाए, इससे पूर्व यही उचित है कि सत्ता संचालन में उसकी स्वाभाविक उदारता और सज्जनता का समावेश होने दिया जाए और उसका पूरा लाभ समूचे जन समाज को मिलने दिया जाए। साथियों, महिला के क्षेत्र में कला के क्षेत्र में नारी का प्रवेश होगा तो निश्चित रूप से वह अपनी शालीनता सुरक्षित रखेगी। उसकी कलम से अश्लीलता और कामुकता भड़काने वाला, अपराधी प्रवृत्तियां उभारने वाला कुत्सित साहित्य नहीं लिखा जा सकता। मात्र शक्ति की द्रौपदी को निर्वसन करने की, सरस्वती को वेश्या स्तर पर घसीट लाने की उच्छृंखलता तो पुरुष ही बरतता रहा है, लेकिन नारी अपनी निज की गरिमा को इस प्रकार कलंकित न होने देगी। वह जो कुछ सीखेगी लिखेगी अपने पिता, पति, भाई और पुत्र की सद्भावना संपन्न बनाने वाला ही हो सकता है। प्रेस, प्रकाशन, पत्रकारिता, साहित्य, विक्रय के क्षेत्र में नारी को वर्चस्व इसलिए सौंपा जाना चाहिए कि आज इन क्षेत्रों में घुसी हुई विकृतियों का निराकरण कर सकना उसी की शालीनता द्वारा संभव हो सकता है। कोई किसी की आत्मा को लोभ अथवा मद दिखलाकर खरीद ले तो बात दूसरी, अन्यथा नारी की आत्मिक कलाकारिता यदि स्वेच्छा पूर्वक कला मंच में उन्मुक्त वातावरण में प्रवेश करेगी तो उसका संगीत अभिनय पूरी तरह शालीनता से ही पूरा होगा। पवित्रता और प्रकाशवान प्रखरता से भरा हुआ कला मंच किस प्रकार मानवीय अंतरात्मा को परिष्कृत बना सकता है, इसकी कल्पना करने मात्र से पुलकना उत्पन्न होती है। सार्वजनिक सेवाओं और सरकारी विभागों में भले ही अन्य सारे विभाग पुरुष को दे दिए जाएं, पर शिक्षा, चिकित्सा और समाज कल्याण तो मात्र नारी के लिए ही सुरक्षित रखे जाने चाहिए। यूँ उसे हर क्षेत्र में प्रवेश करके अपनी विशेष प्रतिभा का परिचय देने का अवसर मिलना चाहिए। पर उपरोक्त 3 विभाग ऐसे हैं जिनमें अधिक सहृदयता और स्नेह, रिक्तता, सिक्तता एवं अधिक सृजनात्मकता की आवश्यकता है। नारी अपने सहज स्नेह से बालकों के अंतःकरण को गुदगुदाती हुई न केवल जानकारियां ही उनके मस्तिष्क में उतारेंगी, वरन आत्मा में सद्भावनाओं एवं सत्प्रवृत्तियों का सफल बीजारोपण भी करेंगी। रोगी अपने चिकित्सक से मात्र औषधि ही नहीं चाहता, वरन उससे सहानुभूति की भी अपेक्षा करता है। कहना न होगा कि यह भंडार नर के पास
बहुत ही न्यून है। उसकी विपुलता तो भगवान ने नारी में ही भरी है। जिसके पास कुछ है वही तो दूसरों को कुछ दे सकेगा। समाज की विकृतियों का अधिक दुष्परिणाम नारी को ही भुगतना पड़ा है। अपने कांटे को आप निकालने, अपने घावों पर मरहम लगाने में उसकी सहज उत्कंठा रहेगी। मित्रों, समाजगत अविचारों, अनाचारों, दुष्प्रवृत्तियों से वह न केवल लड़ सकती है वरन उसके स्थान पर नई सृजनात्मक परंपराओं को जन्म दे सकती है। समाज कल्याण के कार्यक्रम कुछ भी हों पर उनके पीछे भावना यही काम करती है। निराश, निढाल, थके हारे और रोते रीझते जनमानस पर नवीन आशाओं, उमंगों का संचार करना नारी के द्वारा ही अधिक अच्छी तरह हो सकता है। समाज कल्याण की भावना से भरी पूरी नारी प्रकृति ही वह उस स्तर के सरकारी या गैर सरकारी कामों को अधिक अच्छी तरह संभाल सकती है। इसमें दो राय नहीं हो सकती। इसमें दो राय नहीं हो सकती। सार्वजनिक सामाजिक संस्थाओं का गठन और संचालन यदि उनके हाथ में सौंपा जा सके तो आज की अखाड़ेबाजी और प्रतिद्वंद्वता के कारण उस क्षेत्र को विषाक्त करते रहने वाली विभीषिका से छुटकारा मिल सकता है और लोक मंगल का पुनीत क्षेत्र अपने मूल प्रयोजन की पूर्ति में बहुत हद तक सफल रह सकता है। धर्म और अध्यात्म क्षेत्र पर पुरुष का अधिकार बहुत समय से चला आ रहा है। फलतः वहाँ पाखंड और भ्रम जंजाल के अतिरिक्त और कुछ बच नहीं रहा। मलिनता धोने वाले साबुन की बट्टी यदि कोयले के चूरे से बनने लगी तो स्वच्छता का लक्ष्य कभी भी पूरा ना हो सकेगा। इस क्षेत्र में नारी को ही नेतृत्व करना चाहिए। ईश्वर ने उसकी आरंभिक संरचना दिव्यता की अजस्त्र मात्रा का समावेश करते हुए ही की है। आज की गई बीती स्थिति में भी वह आदर्शवादिता एवं उत्कृष्टता का निर्वाह पुरुष की तुलना में असंख्य गुनी श्रेष्ठता के साथ निभा सकती है। यह उसकी सहज प्रकृति और ईश्वर प्रदत्त विशिष्ट विभूति है। साथियों, पुरुष बहुत श्रम करके जो आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त कर सकता है वह नारी को अनायास ही उपलब्ध है। प्रेम से, भक्ति से उसका अंतःकरण हर घड़ी छलकता रहता है। आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता के जो लक्षण तत्वदर्शियों ने बताए हैं उनमें से अधिकांश को नारी के सहज स्वभाव में समाया हुआ देखा जा सकता है। हम ऐसे उज्जवल भविष्य के सपने देखते हैं जिसमें अगले दिनों नारी संसार के भावना क्षेत्र का नेतृत्व कर रही होगी और भौतिक क्षेत्र में सुव्यवस्था की सुदृढ़ नींव रख रही होगी। उन सपनों को साकार करने में हम सबको प्राण से कार्यबद्ध ही होना पड़ेगा। संकल्प भरे कदम उसी दिशा में उठ रहे हैं। माता भगवती देवी शर्मा लेखिका पुस्तक का समापन। ओम शांति। प्रणाम।